Question 286. Question 286. अरे आप अभी बोल चुके हैं भाई. नहीं नहीं, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्वेश्चन आवर में नहीं होता है. कल हम इस पे बात कर लेंगे. नहीं नहीं, आप अभी बोल चुके हैं भाई. प्लीज, we will have a new system very soon on this. Thank you very much. We'll no more, please. Question 286. ठहर जाइए, कहाँ हैं? Who is the questioner? Where is he? Questioner absent. Let the answer be given. Thank you. Yes, please. वन बंधु कल्याण योजना को शुभारंभ गुजरात में किया गया था और उसका यदि वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो उसको एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना का उल्लेख किया गया था कि आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए 2007 से प्रारंभ की गई और उसे केंद्र सरकार ने 2014 में शामिल किया. लेकिन यदि आप उत्तर देखेंगे तो गुजरात राज्य ने 1723 करोड़ रुपए उन्हें मिला है, लेकिन उसमें से 1 रुपया भी गुजरात सरकार ने खर्च नहीं किया. इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार को 1909 करोड़ रुपए मिले, 1 पैसा खर्च नहीं किया. माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न यही है कि जिस योजना का पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात ने प्रारंभ की, जिसका की पूरा श्रेय लिया जा रहा है, उसका अभी तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पाया? मैं जानकारी माननीय मंत्री जानना चाहता हूं. थैंक यू सर. बंधु कल्याण योजना में जो पैसा दिया गया था वो वास्तव में खर्च हुआ है. इसका रिपोर्ट नहीं आया था सर. मैं इसको मंगाया है, आज रात में मैंने मंगाया और उसको देख लिया है. एक्चुअल में इसका उत्तर जो प्रस्तुत हुआ उस समय में नहीं आया था. ये बाकी मैं उसको मंगा लिया है. गुजरात में खर्च हुआ है, डिटेल मेरा पास है. अगर आप चाहेंगे मैं आपको दूंगा. मैं बताता हूँ सर. गुजरात का बताता हूँ. गुजरात को आया है सर. गुजरात का आया है. Just a minute. सर्टिफिकेट नहीं दिया. Please give time to the minister to reply. गुजरात का मैं बता रहा हूँ सर. आया है उसमें. सर मैं पढ़ रहा हूँ. अपग्रेडेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल बटसाली. उसके बाद प्रपोजल फॉर इंक्लूड ऑन ऑफ बसेस एट छोटा उदयपुर. उसके बाद तेजगढ़. और उसके बाद प्रपोजल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्लड बैंक इन छोटा उदयपुर. ये सब है सर. इसमें डिटेल में है. 8 प्रोजेक्ट है. 10 करोड़ का खर्चा है. मैं आपको दे रहा हूँ, ले कर रहा हूँ सर. आप ऐसा करें, मैं इसको आप डिटेल्स दे दीजिए. हाँ सर. श्री विजय रेड्डी. केंद्र सरकार के करोड़ों रुपए भी हजारों करोड़ पहुंच गए. That's not a question. That's not a question. Yes, Mr. Reddy. Sir, the tribals are very innocent. They may not be diplomatic. They are not deceitful. They are very candid, but their rights ought to be protected. My question to the Honorable Minister is, Para 4 subpara 1 of the Constitution, 5th schedule of the Constitution of India, mandates every state government where there is an agency area to form a tribal advisory council. Particularly in the case of Andhra Pradesh, which has miserably failed for the last 2.5 years to form the tribal advisory council. My question to the Honorable Minister is whether Government of India is contemplating to take any action for the inaction of the Government of Andhra Pradesh in this regard or not, sir. Thank you.
का परिधि में नहीं आता है, लेकिन मैं बता देता हूँ। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी जो है ये चीफ मिनिस्टर का अध्यक्षता में स्टेट लेवल में होता है, और प्रोजेक्ट लेवल में भी एमपीज लोगों को इंक्लूड करके एमएलए को लेके उसमें एडवाइजरी कमेटी और प्रोजेक्ट लेवल कमेटी होता है, और साल में 2 बार बैठने का प्रावधान है। हर स्टेट इसको रेगुलरली बैठे, इसका हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर इसको चेयर करके उनका बैठक होता है रेगुलरली। Thank you. Shri Narayan Lal Pancharia. धन्यवाद सभापति महोदय। श्रीमान, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी महोदय से ये जानना चाहूंगा कि आपने राजस्थान सरकार को वन बंधु कल्याण योजना के तहत 1046.42 लाख रुपए उपलब्ध करवाए, और आपका ध्यान इस और भी आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने उस पैसे का पूरा उपयोग करके, निश्चित अवधि में पूरा उपयोग करके, और इससे भी अतिरिक्त मैं तो ये कहूंगा, मेरे पास आंकड़े भी है, राजस्थान सरकार ने अपने स्वयं की निधि में से बहुत बड़ी राशि लगा के और इस योजना को बहुत ही अच्छा मूर्त रूप क्रियान्वित किया है। मैं आपके माध्यम से और निवेदन करना ये चाहूंगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है साहब। पूरे भारतवर्ष में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान नंबर 1 प्रदेश है। प्रश्न पूछिए। तो चाहूंगा कि क्या सरकार की योजना है, कितनी महत्वपूर्ण जो योजना है, इसके अंदर राजस्थान को और राशि बढ़ाकर, हमारे से छोटे राज्य है उसमें भी बहुत बड़ी राशि दी गई है, हमारे से डबल तक राशि दी गई है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा और ये जानना भी चाहूंगा क्या मंत्री जी हमें इसके अतिरिक्त भी बढ़ाकर राशि देने का कोई प्रावधान करेंगे? करने का जो विधि है वो पॉपुलेशन का परसेंटेज और आपका ज्योग्राफिकल परसेंटेज और उस स्टेट का परफॉर्मेंस का ऊपर में हम लोग आकलन करके देते हैं। तो इसलिए राजस्थान का जैसा शेयर होता है उतना हम देंगे, आगे चल के भी उसमें कोई कटौती नहीं करेंगे। Thank you. Question 287. Let the answer be given. धन्यवाद सभापति जी। माननीय मंत्री जी से मेरा पहला सप्लीमेंट्री सवाल है कि जो परित्यक्त नौकाएं, पाकिस्तानी नौकाएं भारतीय सीमा में पकड़ी गई, उनमें क्या चीजें मिली? क्या फेक करेंसी या ड्रग्स मिले, या ये नौकाएं सिर्फ मछली मारने के उद्देश्य से भारत की सीमा में आई थी और ये निर्दोष पाकिस्तानी मछुआरे थे? अध्यक्ष जी, जो मुख्य सवाल का जवाब दिया गया है, जिसमें आंकड़ा दिया गया है कितना बोट्स जो सर क्रिक एरिया गुजरात साइड में पाकिस्तान द्वारा छोड़ा गया, जो भी बोट पकड़ा गया, फिगर वो मेन स्टेटमेंट में दिया गया है। और उसमें बहुत चीज़ें समान होता है। तो जब छोड़ते हैं तो बोट छोड़ते हैं तो बोट में तो कुछ होता नहीं, वो एबंडन खाली बोट ही छोड़ते हैं। अगर हम उसको अब लाइव सीज करेंगे तो उसमें आदमी के साथ साथ सामग्री होता है। लेकिन जो एबंडन बोट्स का सवाल पूछा है तो एबंडन बोट्स में तो वो कुछ सामान होता नहीं है। दूसरा प्रश्न। अक्टूबर 2016 में देश के सम्मानित अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में खबर आई कि 100 से अधिक पाकिस्तानी नौकाएं भारतीय कस्टम के कब्जे में थीं। लंबी अदालती प्रक्रिया के बाद ऑक्शन का प्रावधान है। इस प्रक्रिया में ये नौकाएं पुनः समुद्र में जाने लायक नहीं रहती पुअर कंडीशन के कारण। एक अधिकारी की टिप्पणी थी कि वी नीड क्लियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इनिशिएट एन ऑक्शन। इस संदर्भ में माननीय गृह मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा। बोट्स का जैसे कि माननीय सदस्य ने कुछ जिक्र किया, जो पुराने बोट है तो उसका वैल्यू भी तो कम होता है। उसका सिक्योरिटी क्लियरेंस अगर होम मिनिस्ट्री से मांगेंगे तो प्रक्रिया को देख करके क्लियरेंस तो जरूर देंगे, लेकिन उसका प्रोसेस तो वहाँ राज्य सरकार को करना है, इसलिए उसका मैं कमिटमेंट यहाँ नहीं दे सकता हूँ। श्री संचेती। सर, 26/11 की जो घटना हुई थी वो इस देश और दुनिया के लिए सब में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा, उस समय एक बात उठी थी कि कोस्टल जो सिक्योरिटी होती है, वहाँ जो बोट्स और जो तटीय सुरक्षा की व्यवस्था है, वहाँ पर स्कैनर्स लगाए जाएंगे ताकि सारी की सारी बोट जो है वो स्कैन हो सके। क्या इस तरीके की कोई बात उठी थी और क्या इस तरीके का कोई प्रोविजन किया गया है? थैंक यू। थैंक यू। 26/11 का घटना के बाद टोटल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को, पूरा जो इसका एक आर्किटेक्चर जो बनाया गया है,
और विभिन्न स्तर पर उसका जो गठन हुआ है, उसके बाद जो कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम्स लागू हुआ, उस जो कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम्स में बहुत किस्म का सामान का प्रावधान है, जो उन्होंने खास करके स्कैनिंग के बारे में पूछा है। वहाँ में समुद्र तट पर अपने जो इंडियन नेवी है, नेशनल कोस्ट गार्ड है और कोस्टल पुलिस है, वो अपने अपने दायरे में, अपने अपने ज्यूरिस्डिक्शंस में, वो कोई भी जो वहाँ में बोट, जो एलियन बोट हमको दिखाई देता है, तो उसको ट्रैकिंग करता है, इंटरसेप्ट करता है, उसको पकड़ता है। तो इसलिए उसका सारा सिस्टम मैकेनिज्म दिया हुआ है। इसलिए आज के दिन में हमारे जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत ही सिंक्रोनाइज वे में काम कर रहे हैं। अभी इस वक्त इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। Shri Rajiv Shukla. No, I just want to know from the Honorable Minister that when these terrorists are harbored through these boats, so they land in respective states. From there, they come to other parts of the country. Now, there's a huge ambiguity. The National Coast Guard is saying that the state government is equally responsible, the state police. And the state police always put onus on National Coast Guard and the coastal police. So I want to know from the Honorable Minister, who is actually responsible, whether National Coast Guard is responsible or the state government? सर, ये बहुत ही अच्छा सवाल भी है, क्योंकि ये जो एजेंसीज है उसका दायरा तय करना और उनका आपस में सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो, ये बहुत ज़रूरी है। खास करके जो सिक्योरिटी के मामले में शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओवरऑल जो इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी का है, उसका जिम्मेदारी इंडियन नेवी के ऊपर में दिया गया है। उसके नीचे में नेशनल जो आपका कोस्ट गार्ड है, उसका भी अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, जिसका हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, वहाँ तो इंडियन नेवी का साथ वो ऑपरेशन करते हैं। फिर जो 12 नॉटिकल माइल्स, जिसको हम टेरिटोरियल वाटर्स कहते हैं, वहाँ पे कोस्टल पुलिस, जो एक कोस्टल राज्य के पास गठन करने का पूरा, उसको भारत सरकार गृह मंत्रालय से उसका पूरा मदद जो मिल रहा है, जिसका मैं सूची भी दे सकता हूँ क्या क्या सामान दिया हुआ है। उसके तहत जो कोस्टल पुलिस स्टेशन है, वो क्राइम्स रिलेटेड जो भी घटना होता है वो वहाँ पे दर्ज होता है, जैसे आमतौर पर पुलिस स्टेशन होता है। तो ये पूरे का पूरा जो कोऑर्डिनेशन का कमांडर डीजी जो नेशनल कोस्ट गार्ड है, उसको कमांडर का हिसाब से उसको बनाया गया है, लेकिन ओवरऑल सिक्योरिटी का जो प्रावधान है वो इंडियन नेवी के साथ साथ नेशनल कोस्टल गार्ड जो अपना कोस्ट गार्ड है, साथ साथ में पुलिस मेरीन पुलिस स्टेशन जो कोस्टल पुलिस है, वो मिलके करते हैं। Shri Premchand Gupta. ये एक बहुत ही पुरानी समस्या है। पहले गल्फ कंट्रीज से ये एलियन बोट्स आते थे जिसमें गुड्स स्मगलिंग होती थी। अब हमारे देश के जो हॉस्टाइल कंट्री है, साथ में पाकिस्तान की ISI वगैरह, ये सब आर्म्स एम्यूनेशन और टेररिस्ट को स्मगल करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं या इस तरीके को यूज़ करते हैं। श्रीमान जी, अगर आप देखेंगे 2015 में 4 वोट अबंडन मिले, 2016 में 11 मिले और 2017 में 2 महीने में 4 मिले। इसका मतलब 24-25 जो है टोटल वोट अबंडन इस साल के आखिर तक आज की कैलकुलेशन में जाते हैं तो होने चाहिए। श्रीमान जी, इसमें आप क्या सोचते हैं कि आपने कहा कि कोस्टल पुलिस देखेगी और हमने जो है ये राज्यों की जिम्मेवारी है, क्या राज्यों के पास इतने साधन हैं कि वो इस भारी समस्या का समाधान निकाल सके? आपने कहा कि श्रीमान जी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, होम मिनिस्ट्री की कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम जो है वो इस चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए वो सब स्टेप्स ले रही है, जिसमें 280 4 व्हीलर है और 546 2 व्हीलर है। तो क्या आप 2 व्हीलर के जरिए और इस समस्या का समाधान निकालने की स्थिति में है? ये एक बहुत गंभीर समस्या है श्रीमान जी। आज के युग में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। आप जो है अपनी नेवी को, आप अपनी एयरफोर्स के जो संसाधन है, आप ड्रोन्स हैं श्रीमान जी, सैटेलाइट्स हैं, उनका यूज करके इस मेनेस को आप चेक करिए ताकि देश में 26/11 की घटना दोबारा नहीं हो उसके। थैंक यू। सभापति महोदय, ये माननीय प्रेमचंद जी ने बहुत ही व्यापक सवाल पूछा है।
इसका सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हम लोगों के लिए अच्छी बात भी है कि 26/11 के बाद जो कदम उठाए गए हैं वो ज़मीन पर देखने को मिला, जिसके चलते आज तक ऐसा घटना दोबारा नहीं हुआ। कारण बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से मैं जो आपने बोर्ड का जिक्र किया और जो कैपेसिटी का आपने बात किया, फिलहाल सर जो स्पेस बेस्ड ट्रांसपोंडर हमने जो लगा के रखा है सैटेलाइट से, उससे जो मॉनिटरिंग का प्रक्रिया है इसमें बहुत ही ताकत हमको मिल रहा है, जिससे पता चलता है कि कोई चीज जो बाहर से आया हुआ है हमारे टेरिटरी इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स में घुसपैठ हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ, उसको लोकेशन करने में बहुत अच्छा उसको हम लोगों का सहूलियत मिलता है। उसके बाद जो नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जिसका हम लोगों का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर गुड़गांव में ही है, वहां से उसका पूरा नेटवर्किंग और ऑब्जर्वेशन होते हैं। साथ साथ जो 46 रिमोट राडर स्टेशन है देश भर में, कोस्ट लाइन के पूरे इंडिया का जो 7,516 किलोमीटर हमारा कोस्ट लाइन है, उस पर वो पूरा लगाया हुआ है, बिछाया हुआ है, जिससे हम निगरानी लगातार रखने में कामयाब हुआ है। साथ साथ जो कमांडोज का ट्रेनिंग भी कोस्टल पुलिस पर्सनल को दिया जाता है, और साल में 2 बार सागर कवच ट्रेनिंग जो होते हैं वो 2 बार होता है साल में, जगह जगह पर। इसके अलावा हमारा जो नेवी है वो अलग से ट्रेनिंग भी देते हैं। तो इस तरह से ट्रेनिंग से लेकर के जो सामग्री का आपने बात किया, गृह मंत्रालय से तमाम जो भी जरूरतें चीजें हैं कोस्टल पुलिस स्टेट्स को, और यहाँ से होम मिनिस्ट्री से लगातार गृह मंत्री जी ने साथ में, मैं गया पिछले साल मुंबई में, कोस्टल स्टेट के सारे चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सारा अधिकारियों के साथ में बैठक किया, जिसके बाद बहुत सा चीज निर्णय हुआ है। और आज मैं ये सदन को आश्वासित करना चाहता हूं कि हमारा कोस्ट लाइन इस वक्त सुरक्षित है। Thank you. Question 288. क्वेश्चन नंबर 288। सर, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि 2013-14 में जो फंड्स रिलीज किए गए 1768, 2014-15 में 997, 2015-16 में 475, क्या कारण था कि फंड्स जो हैं वो कम कर दिए गए? क्यों, किस वजह से कम कर दिए गए? क्योंकि ट्राइबल एरिया वही है, लोग भी वही हैं, फिर इन फंड्स को कम क्यों किया गया और 2016-17 में बढ़ा दिया गया? क्या कारण था, क्या वजह थी? अब फंड्स रिलीज जो हम करते हैं उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के ऊपर में भी डिपेंड होता है। तो क्योंकि ये लोग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पाए थे, इसलिए कम होते गया, लेकिन उसको हम 2016-17 पे ज़्यादा देके उसको आप देखेंगे कि पहले का साल में से हम लास्ट ईयर उसको ज़्यादा दे रहे हैं और आगे भी इसको देंगे। अभी यूटिलाइजेशन अगर नहीं आएगा तो फंड देने में हमारा इंटरनल फाइनेंस वाले आपत्ति करते हैं, इसलिए फंड देने में बाधा होता है। दूसरा प्रश्न। लेकिन इन्होंने यहाँ पे आया है फंड्स यूटिलाइज्ड, पूरा दिया हुआ है, 13 में भी फंड यूटिलाइज्ड हुआ है, 14 में भी हुआ है, 16 में भी हुआ है, फिर कैसे नहीं आया है सर्टिफिकेट्स? और दूसरा मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आप सब प्लान में पैसा देते हैं, क्या वो विशेष स्कीमों के लिए देते हैं या राज्य सरकार अपनी मतलब से या अपने अनुसार उनको खर्च करती है? ये भी जानना चाहती हूँ। सर, राज्य सरकार को जो पैसा हम लोग देते हैं, आपका हिमाचल में 3 ITDP एरिया है, कि किन्नौर है, लाहौल है और चंबा है। चंबा है, ये 3 एरिया है और इसमें कौन कौन सा ब्लॉक और एरिया इसमें कवर्ड है, इसको भी है डिटेल। तो पैसा जो देते हैं हम राज्य सरकार को स्कीम के हिसाब से देते हैं। मान लीजिए स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट, इसमें राज्य सरकार अपना प्लान बना के उसमें खर्च करते हैं, लेकिन आर्टिकल 275(1) में जो हम पैसा देते हैं उसका ब्यौरा हम पहले से लेते हैं कि आप इसको किस मद में खर्च करेंगे, उसका पहले डिटेल दीजिए, प्रोजेक्ट दीजिए। फिर इसमें PSC है, प्रोजेक्ट अप्राइजल कमेटी है,
इसमें हम तय करते हैं, इसमें MP MLA भी जो लिख के देते हैं, इसको सब सम्मिलित करके उसमें मीटिंग होता है ऑफिसर लोगों के साथ, जॉइंट सेक्रेटरी चेयरमैन है, उसके बाद उस पैसा को रिलीज करते हैं। तो दोनों होता है, राज्य सरकार का अपना थोड़ा फ्री उनको दिया गया है, आवश्यक के हिसाब से खर्चा करेंगे, और कुछ पैसा को बंधन के साथ हम देते हैं कि आप इसको कहाँ खर्च करेंगे, पर्टिकुलरली उसके साथ हम लोग देते हैं। Thank you. Shri Vijay Sai Reddy, do you have a question on Himachal Pradesh? Not Himachal No, Pradesh. this question is on Himachal Pradesh. I'm sorry. This is a question No, relating no, to the no. tribal, sir. This is a specific question. Please read it. It is on Himachal Pradesh. Thank you. Question 289. कहाँ है? Questioner कहाँ है भाई? महोदय, उत्तर टेबल किया। Supplementary, please. सर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा चिंता की बात है और उद्वेगपूर्ण की बात है। जो मुझे सूचना मिली है 14-15 की, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में लापता हुए बच्चों की संख्या घटी नहीं बल्कि एवरी ईयर बढ़ती जा रही है। मैं मंत्री महोदय जी से ये जानना चाहती हूँ कि देश की विभिन्न हिस्से में कितने चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस दर्ज हुए हैं और सरकार इसके लिए क्या कदम उठाए हैं। सभापति जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सामाजिक मामला है, और यहाँ पर जो जवाब में हमने दिया है कि दिल्ली में 2014-2015 में कितने बच्चों मिस हुए हैं, वैसे मुंबई का भी रेट दिया हुआ है, चेन्नई का भी दिया है। कुछ क्षेत्र में कमी आई है, कुछ क्षेत्र में बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ट्रेसिंग हुई है, जिन लोगों को सुलझाया गया है, ऐसे दिल्ली में 82% बच्चों को उसमें मामलों को सुलझाया गया, बच्चे ट्रेस हुए हैं 2014 में, और 2015 में 77% बच्चों को ट्रेस किया गया है। वैसे दिल्ली में और भी 2016 में 72% से अधिक बच्चे ट्रेस हो जाएंगे। अपराधों को पकड़ने में, सुलझाने में पुलिस को काफ़ी यश मिल रहा है नए। और जैसे कि अभी पूरे देश का अगर विचार किया गया तो देश की 53 मेगा सिटी में ये ट्रेसिंग रेट 65% है, और 54 इतने रेट आता है 14-15 में, लेकिन दिल्ली का रेट अच्छा है बच्चों को ट्रेस दूसरा करने का। प्रश्न। महोदय जी से ये जानना चाहती हूँ, दूसरी प्रश्न जो मुझे सूचना मिली है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लापता एवं पाए गए बच्चों का पता लगाने के लिए ट्रैक चाइल्ड और खोया पाया नामक वेब पोर्टल तैयार किया है। तो ये जो पोर्टल है, जो मैं आदिवासी क्षेत्र से हूँ, उड़ीसा से, और ये आदिवासी क्षेत्र में ये पोर्टल को वो लोग कैसे जान पाएंगे और इसका उपयोग कैसे करेंगे। सभापति जी, ये एक प्रयास है महिला बाल कल्याण विकास मंत्रालय का कि जिसके माध्यम से ये लापता बच्चों को पता लगाने के लिए ट्रैक चाइल्ड का पूरा जो पुलिस यंत्रणा इसका पूरा लाभ लेती है, और अपने सभी पड़ोसी राज्यों के साथ में संपर्क साधते हुए उन बच्चों के फोटो भेजने में पुलिस को उसको काफ़ी मदद मिलती है। और जो खोया पाया वेब पोर्टल है, एक कोशिश होती है कि इसको हर आदमी समझे, और प्रयास से लोगों को समझाया भी जाता है, जिसके माध्यम से काफ़ी लाभ हुआ है। और इसके अतिरिक्त सरकार ने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया है, जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की SOP के माध्यम से यहाँ से पुलिस बाल कल्याण समिति बनाई जाती है, किशोर न्याय बोर्ड में भी ऐसे मामलों को ले जाया जाता है, और ढूंढने में प्रक्रिया में इसको फायदा होता है। और विशेष करके यहाँ पर रेलवे मंत्रालय ने और महिला बाल कल्याण विकास मंत्रालय के माध्यम से दोनों ने मिलकर 33 रेलवे स्टेशनों पर इस चाइल्ड लाइन नाम से प्रयास करते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। करीब 17,900 बच्चों को इसमें सहायता मिली है खोजने में। एक अच्छा प्रयास ये भी हुआ है। साथ में गृह मंत्रालय के माध्यम से 2012 में एक एडवाइजरी जारी की गई थी जो लापता बच्चों को पता लगाने के लिए, उसके डिटेल मैं दे दूंगा। और साथ में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया गया था गृह मंत्रालय से अभी 2015 में,
नई सरकार के माध्यम से, जिसमें ऑपरेशन स्माइल के नाम से प्रयास किया गया। 1 जनवरी से 31 जनवरी 15 तक 9,537 बच्चों को इसमें बरामद किया गया, बचाया गया है। और उसके बाद में और वही अभियान 1 महीने के लिए चला गया ऑपरेशन मुस्कान के नाम से, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, उसमें 19,195 बच्चों का पता लगाया गया था। उसके बाद और एक कार्यक्रम चलता रहा ऑपरेशन स्माइल सेकंड में, 1 माह में जो 31 जनवरी तक चला गया था, उसमें 25,740 बच्चे 1 माह में उसमें खोज पाए गए। और वैसे ऑपरेशन मुस्कान में और उसमें भी 12,233 बच्चों को, जो कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अभियान चलाया गया था। ऐसा सरकार पूरे प्रयास करती है। थैंक यू। धन्यवाद। श्री मोहम्मद अली खान। चेयरमैन साहब, मैं सीधा सवाल एक होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने जो लिस्ट में जवाब दिया है, सॉल्व एंड अनसॉल्व लिस्ट के अंदर, मैं बड़े दुख के साथ इस हाउस में पूछना चाहता हूं वजीर दाखिला से कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म नजीब की गुमशुदगी काफ़ी दिनों से हो रही है। उनकी वालदा ने आपसे कई दफ़े अपील भी की है, अदालतों के दरवाजे में है। तो मैं जानना चाहता हूं कि वो कहाँ तक वो केस सॉल्व हुआ है, और जो उनकी वालदा ने जो केस रखा है, जो अपनी शिकायत में आपसे Question is about children. जिन लोगों ने उनके ऊपर शक है, क्या उनके खिलाफ कुछ केस हो रहा है या नजीब के पते होने की कुछ कोशिश है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। थैंक यू। सभापति जी, ये चाइल्ड के मामले में क्वेश्चन था, इसको अलग से क्वेश्चन पूछेंगे तो और भी इसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है। धन्यवाद। श्री साबले। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, लापता बच्चे होने के पीछे कोई संगठित टोली है, और यह क्राइम रोकने के लिए उस संगठित टोली पर किया कार्रवाई का ब्यौरा क्या है? नहीं, इसमें अनेक कारण हैं, कुछ कुछ ग्रुप निश्चित होते हैं, लेकिन लापता होने वाले बच्चों की कारण जो बताए गए कि कुछ उसके जो पता लगाया गया, हर जहाँ पे खोज लगाया जाता है एनजीओ के माध्यम से और जो सरकार की जो पुलिस यंत्रणा के माध्यम से, तो उसमें ये दिख गया है कि कुछ घरेलू झगड़े हैं, मानसिक बीमारियां होती है बच्चों, माता पिता के द्वारा डांट फटकार होती है, कभी गरीबी के कारण भी है, कई पढ़ाई का दबाव भी होता है। ये अनेक कारणों से ये बच्चे खुद होके भी जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पर कोई ग्रुप ऐसा कुछ काम गलत करता है तो उस पर बार बार ऐसे जहाँ पे भी ऐसा कोई अपराधी वृत्ति के लोग दिखते हैं उन पर पुलिस कार्रवाई करती है और उसे किसी को माफ नहीं किया जाता है। श्रीमती परवीन। महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, इसमें ये कहा है कि पुलिस और लोक व्यवस्था जो है राज्य का विषय है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहती हूँ और मंत्री जी को ये बताना भी चाहती हूँ कि दिनांक 3 फरवरी 17 में एक खबर छपी थी जिसके अनुसार दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित बाल संरक्षण गृह से एक नाबालिग फरार हो गया। इसी से पहले इसी बाल संरक्षण गृह से 24 फरवरी 14 में 35 बच्चे, 18 दिसंबर 13 में 15 बच्चे और 7 अक्टूबर 13 में 33 बच्चे यहीं से फरार हुए। मैं ये जानना चाहती हूँ बच्चे वहां से इतने फरार क्यों हो रहे हैं, और अब तक इतने बच्चे जो फरार हुए हैं उसमें दिल्ली पुलिस ने कितने बच्चों को बरामद किया है? थैंक यू। सभापति जी, जितने भी बच्चे बाल सुधार गृह से या हॉस्टल से गायब होते हैं इसका पूरा डिटेल हर स्कूल का या हर हॉस्टल का हमारे पास में तो होता नहीं है, लेकिन पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई करती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया हूँ कि दिल्ली में जो डिटेक्ट करने का जो रेट है सुलझाने का वो बहुत ज़्यादा है। देश में सर्वाधिक मामले सुलझाए जाने का जो रेट मैंने बताया, इस मामले ऐसे हर चीज़ में इसी रेट से बच्चों को डिटेक्ट किया जाता है और पुलिस उस पर तत्पर होती है। शिकायत आने पर पुलिस कार्रवाई करती है। उनका सवाल का आप जवाब देंगे? हमने जो मुखर्जी जो बाल संरक्षण गृह है उससे जुड़ा हुआ मामला मैंने पूछा है और उसका जवाब ही नहीं मुझे मिला। नहीं, देखिए, दिल्ली के मामलों में मुझे पूछा था, दिल्ली में तो हमने रेट अच्छा डिटेक्ट करने का रेट अच्छा है। कुछ दे रहा हूँ, कुछ स्टेट में कुछ राज्य सरकार के हर मामले का मैं यहाँ जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो राज्य सरकार के मामले होते हैं वो राज्य सरकार इस पे कार्रवाई करती है।
बैठ जाइए, एक मिनट सुन लीजिए। एक स्पेसिफिक पुलिस स्टेशन एरिया से गायब अथवा किसी एक विशेष क्षेत्र से गायब बच्चों के बारे में जानकारी हासिल की गई है। मैं समझता हूं कि इस संबंध में जानकारी लेनी पड़ेगी और वह जानकारी लेकर हमारे गृह राज्य मंत्री जो हमारी माननीय सदस्य हैं उनको उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन 290 सर 290 भाई तो लड़कियों की संख्या खोए हुए बच्चों में ज्यादा क्यों है, उसके क्या विशेष कारण है? ठीक। No, please, no, that's not your question anymore. Domestic quarrels, sir. Incidents are increasing. Even 5 days before, a 3-year child is missing and it's not yet been traced, sir. So these are all very, very sensitive issues. It's not only restricted with the state government, sir. The central government should also extend some sophisticated technological assistance, sir, rather than the Operation Smile. Have it sensitized it's a suggestion. state government. It's a suggestion. Thank Please, you. sir. Thank you very much. Question 290. 290 सर। Okay, let the answer be given. सभापति जी, उसका उत्तर पटल पर रखा गया है। मंत्री जी, जैसा कि आपने प्रश्न क के उत्तर में बताया कि वर्ष 2016 में दिल्ली पुलिस द्वारा कुल 2,16,920 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 62,273 मामले सुलझा लिए गए हैं। शेष 1,54,647 अनसुलझे मामले हैं। ये अनसुलझे मामले बहुत ज़्यादा संख्या में हैं और ये चिंता का विषय भी है। मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन शेष अनसुलझे मामलों को शीघ्र सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। थैंक यू। सभापति जी, दिल्ली में या जो भी अपराध यहाँ बताए गए हैं उसमें मैं थोड़ा सा उसका विभाजन करके बताना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे मामले दर्ज हुए हैं उसमें जघन्य अपराध जिसको माना जाता है आईपीएस मामले में, आईपीसी में, वो 8,238 मामले हैं और जो गैर जघन्य अपराध है उसमें 2,01,281 मामले थे और गैर आईपीसी मामले जो है 7,401 मामले थे। इसमें अच्छी बात ये हुई है कि सभापति जी, जो जघन्य अपराध जो हुए हैं उसमें 75% मामलों को सुलझाया गया है। उसमें 6,190 मामलों को सुलझा लिया गया है और वैसे जो गैर आईपीसी वाले मामले हैं 7,401, वो भी बड़े अपराध होते हैं, उसमें से भी 76 मामलों को सुलझाया गया है। अब रही बात सदस्य जी ने जो पूछा वो सही है कि 2,01,281 मामलों में से सिर्फ 50,423 मामलों को सुलझाया गया, जो 25% रेट है। लेकिन इसमें इसकी वजह ये सभापति जी, इसमें बहुत से अपराध ऐसे हैं कि जो बहुत माइनर भी है और एक कौटुंबिक कलह से जो अपराध होते हैं, तो इसलिए कोशिश ये होती है कि इनके आपस में समझौता किया जाए। इसलिए पुलिस जो महिलाओं के द्वारा जो अपराध दर्ज किए जाते हैं उसको समझौते के लिए पेंडिंग रखी जाते हैं चर्चा के लिए, इसलिए ये अनसुलझे अपराध ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन जघन्य अपराध जो है गंभीर मामलों में पुलिस को भारी सफलता मिली हुई है। थैंक यू। दूसरा प्रश्न। मंत्री जी, दिल्ली में पिछले 5 वर्षों में बलात्कार के जो मामले दर्ज हुए उनमें ओबीसी व SC/ST के कितने मामले हैं और उनका कन्वेक्शन रेट क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा ओबीसी SC/ST के मामलों को हमने अलग से बाइफिकेशन किया नहीं है, लेकिन सदस्य महोदय को इसका हम अलग से जवाब भेज देंगे। श्री शाह बुद्धि। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार और दिल्ली में पुलिस की यंत्रणा तो केंद्र के हाथ में है, जो कानून व्यवस्था है, मगर कई अन्य रचनाएं जो दिल्ली सरकार के द्वारा नियंत्रित है। जैसे उन्होंने कहा था कि हम मार्शल देंगे हर एक बस में, और भी कई वादे किए थे, जैसे वाईफाई की यंत्रणा उपलब्ध करना जिसके कारण संपर्क स्थापित हो पाए। मेरा सवाल यह है कि क्या दिल्ली सरकार कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए केंद्र सरकार के साथ सभी मोर्चों पर सहयोग कर रही है या नहीं? सभापति जी, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लिए केंद्र सरकार पूरी मदद करती है और विशेष करके मैं यहाँ बताना चाहूँगा
कि अभी इस वर्ष में जो महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए थे बलात्कार के मामलों में, जैसे कि पिछले वर्ष से कम है और इस बार जो 2155 मामले दर्ज किए थे उसमें से 2145 मामलों को सुलझाया गया है, सिर्फ 10 मामलों को सुलझाना बाकी है। इस रेट में हर अपराध में महिलाओं के जितने अपराधों की सख्ती से और तुरंत कार्रवाई करने के लिए पुलिस काम कर रही है। और इसकी वजह भी यह है कि पुलिस ने काफ़ी जगह पर चौकियां लगाई है और कई जगह पर इस वर्ष ऐसे कोई आपराधिक वृत्ति के लोग कोई शराब पीकर सार्वजनिक स्थलों पे जो हंगामा करते रहे हैं उनमें से करीब 19,148 व्यक्तियों को हिरासत में भी लिया गया था। और बीपीओज के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं कि यहाँ से कोई भी महिला रात में अकेली ना निकले, उसको साथ में घर तक पहुँचाने के लिए भी उसको गाइडलाइन बनाई गई है, सूचनाएँ दी गई है। और ये अपराध में महिलाओं पर प्रति अपराध कम हो, इसके लिए सरकार दिल्ली पुलिस ने भी काफ़ी आगे आकर काम किए, जिसमें कि निगाहबान नाम के एक व्यवसाय कार्यक्रम चलाया गया है। सीसीटीवी कैमरे भी जो जनता को हमने कहा था, पब्लिक को आह्वान किया हुआ था, तो उससे 1,86,000 सीसीटीवी कैमरे शहर में लगे हैं। और पुलिस ने भी 4,167 सीसीटीवी कैमरे लगाए, जिसमें काफ़ी लाभ हो रहा है। और इसके व्यतिरिक्त दिल्ली पुलिस ने 370 अतिरिक्त पीसीआर वैन प्रदान किए सब पुलिसों में, जो दिन भर घूमते रहती है ऐसे मुख्य जहाँ पे महिलाओं का ज़्यादा और साथ में भी महिलाएं रहती है। और साथ में महिलाओं को 33% आरक्षण जो पुलिस भर्ती में किया गया है, वो दिल्ली पुलिस ने पूरा उसका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। महिला पुलिस की भी संख्या बढ़ाई जा रही है। महिलाओं के लिए मदद के लिए हेल्पलाइन बनाई गई है, जिसमें 1091 और 100 नंबर का भी उसकी सेवा साथ में पुलिस मदद करती है। इसके सिवाय महिलाओं को अपने आत्म सुरक्षा के लिए भी प्रशिक्षण दिया गया है। 2015 में 1,96,726 महिलाओं को, लड़कियों को प्रशिक्षण दिया गया है और 2016 में अभी तक इस वर्ष 1,75,840 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। ये सारी हर चीज महिलाओं के प्रति दिल्ली पुलिस और होम मिनिस्ट्री के माध्यम से मदद करते हुए चलाया जा रहा है। हिम्मत ऐप के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा मदद हो रही है। इसमें भी डाउनलोड हिम्मत, हाँ नहीं, ये सब लोकल गवर्नमेंट को मदद करने के लिए गृह मंत्रालय पूरी व्यवस्था करते हैं उनको। और पुलिस को और भी मॉडरेशन करने के लिए यहाँ पर जो भी जरूरत होती है उसके लिए हम पुलिस मॉडरेशन फंड भी दिया जाता है। ऐसे कई नए नए अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे कि महिलाओं के अपराध कम होने में दिल्ली पुलिस प्रयास करती है और इसमें इस साल अपराध कम भी हुई है। श्रीमती बच्चन। मंत्री जी, आप बता रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर जो आपत्ति आ रही वो उसमें कमी हुई है, बंद नहीं हुई। जो पुलिस कर्मचारी महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं उनके लिए क्या सजा आपने तय किया है और कितने तय किए हैं और आज तक उसमें कितने सफल हुए बता दीजिए। ये प्रश्न है कि महिलाओं के साथ में पुलिस भी गैर बर्ताव करने की बातें कई बार सामने आती है। जो भी शिकायत मिलती है तब पुलिस वालों के खिलाफ में भी मामला दर्ज होता है, एफआईआर होता है। लेकिन मैं आज यहाँ पर माननीय सदस्य को पूरा डिटेल यहाँ फिगर दे नहीं पाऊंगा, लेकिन उन्हें जरूर इसका जवाब रिटर्न में हम भेज देंगे। श्री तुलसी। Given in reply to this question, there are three categories of offences that are mentioned: heinous crime, non-heinous crimes, non-IPC cases. The total of these has not been done, but I have done the total. It comes to 2,08,682. And the fact that there is complete collapse of criminal justice system in Delhi is evidence from the fact that the cases, number of cases unsolved in these categories comes to 1,54,647, which means almost 75% of the cases are unsolved by the police. What kind of a criminal justice can we expect in this country if this is the condition of the national capital, where the central government is directly responsible for the police functions? Thank you. सभापति जी, इसमें जो मामले बताए हैं कि जघन्य अपराध और
सामान्य अपराध, इसका मैं यहाँ आपके सामने बताना चाहूँगा कि इसमें अधिकतर जो गैर गंभीर मामले जो होते हैं ये घरेलू मामले होते हैं इसमें, और कोशिश ये होती है कि इसमें आपस में समझौता किया जाए, इसलिए उसे हम ये नहीं कहते कि उसको अनसॉल्व केसेस की मैं केसेस नहीं है इसमें जो मामले होते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ अभी कि जहाँ पर बलात्कार है, शील भंग है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ है, ये सारी बातें आती है, इसको हम गंभीर मानते हैं। डकैती की तरह के मामले, लेकिन छोटी छोटी जगह पर चोरियाँ होती है, मामूली वाले झगड़े होते हैं, इसमें चोरियाँ, ये इस मामलों को सुलझाने का रेट पूरे दुनिया में कम है। इसमें अपराधी चोरी करने के बाद में उसको ट्रेस करने के लिए हर पुलिस को तकलीफ होती है, यही मामले ज़्यादा पेंडिंग होते हैं। उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि दिल्ली में मैं एक गाड़ियाँ, ये रेट उसी से बढ़ा हुआ है, इसमें ज़्यादा चोरियों के मामले हैं, वो भी है, और इसमें कहीं गाड़ियाँ चोरी होने का प्रमाण दिल्ली शहर में ज़्यादा है, व्हीकल चोरी ज़्यादा होते हैं, और व्हीकल चोरी की शिकायत करने के बाद में जो फिरियादी तकरार जो शिकायत करता है, वो शिकायत करने के बाद में उसका फॉलोअप नहीं रखते, क्यों, तो इंश्योरेंस उनको मिल जाता है, इसलिए कभी कभी ये गाड़ियाँ व्हीकल चोरी की प्रमाण भी इसमें ज़्यादा है। चोरियाँ, छोटी चोरियों के आरोपी नहीं मिलते, ये भी बात सही है, यही है। लेकिन मैं और बताता हूँ कि गंभीर अपराध, जितने गंभीर अपराध है उस पर पुलिस को काफी cases with the police. What is the condition of the police in Delhi? Thank you. That's your बताना चाहता हूं, सचमुच दिल्ली पुलिस को इस बात के लिए बधाई दिया जाना चाहिए कि हीनियस क्राइम्स का जहां तक सवाल है, more than 76% केसेस को रिजॉल्व करने में दिल्ली पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। जहां तक 76% unsolved. Unsolved in the year. Heinous. This is the written answer. सुन लीजिए बात। प्लीज नो लिसन टू द ऑनरेबल मिनिस्टर। मैं नॉन हीनियस क्राइम की बात नहीं कर रहा हूं, हीनियस क्राइम की मैं बात कर रहा हूं कि हीनियस क्राइम मोर देन 75%, अप्रॉक्सीमेटली 76% केसेस को रिजॉल्व करने में दिल्ली पुलिस को कामयाबी मिली है। नॉन हीनियस क्राइम का जहां तक सवाल है, मोर देन 25% केसेस को दिल्ली पुलिस ने रिजॉल्व करने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन मैं सभापति जी, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं, दुनिया के किसी देश के आंकड़े को उठाकर आप देखिए, जहां तक नॉन हीनियस क्राइम का उसको रिजॉल्व करने का जो इस समय हमारे पास जो परसेंटेज जिसकी जानकारी हमने आपको दी है 25%, यही रहता है, चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे दुनिया का कोई देश हो, उसके आंकड़े उठाकर देख लीजिए। छोटी मोटी घटनाएं हुई, किसी को चोट लग गई, वह नॉन हीनियस क्राइम में आ गया, कोई किसी की जेब से कलम निकाल ले, वह नॉन हीनियस क्राइम में आ गया। इस पर मैं कहता हूं कि दुनिया के किसी देश के लिए आंकड़े उठाकर आप देख लीजिए, आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। Thank you. Question 291. Yes. Thank you. Thank you, sir. The state of Maharashtra has immense potential tourism for sectors like sports, historical tourism, wildlife tourism, religious tourism, and to name a few. Sir, I would like to tell you regarding employment in tourism sector, the three institutes play an important role, but which was not mentioned in the Honorable Minister's reply. One is Indian Institute of Tourism and Travel Management, which is in Delhi, Gwalior, Bhubaneswar and Goa. Number two is Foodcraft Institutes, which is in Pune. Third, Indian Institute of Hospitality and Management, which is in Mumbai. I would like to ask, through you, sir, to the Minister, does the government have any plans to start institutes and decentralize them in Maharashtra, considering them to increase the employment in tourism? Thank you. Thank you very much. Honorable member has raised a very important issue, that how can we link tourism as the major employment generator of our country. It is the major employment generator, and I'm pleased to say that especially for the Maharashtra state, with the satellite account, 16.16% of the direct and 5.73% of the indirect employment is being generated through tourism. This satellite account is being laid for all the states and UTs, and the figures are quite satisfactory. Of course, there is a lot more to be done.
For the information of honorable member, we have 72 Institute of Hotel Management, 2 culinary institutes and other programs also, Hunar Se Rozgar Tak, and all other even at smaller levels where we train even the tourist guides, even the pandas at the ghats, even the rickshaw pullers, that how can they make the tourism of India more compatible, more hospitable to the domestic as well as international tourists. Second question. Supplementary, sir. I was just only referring, the first question was related to Maharashtra, which I did not get. Anyway, the second question is Maharashtra, in spite of being so versatile and rich in tourism, currently lacks in basic amenities at their present tourist sites like toilets, clean hygiene, drinking water, parking. If tourists get this, it will boost the further employment generation. So I would like to ask the Honorable Minister through you, sir, has the government has any plans to give these basic infrastructure amenities in result which will increase the employment of tourism? Thank you. Sir, as you are aware that tourism being a state subject and the central government is definitely, I'm not questioning that हमारी सरकार नहीं है. I am not questioning that, but the details of the projects which has been sanctioned especially for Maharashtra, I'll happily say that projects Seaward India Infrastructure LRG projects, Bollywood City in Konkan infrastructure projects, Nagpur Chandrapur Wardha project, Lonar development project, Mehun Hartale Changdev Adilabad project, Amravati Chikrawara project, zero garbage for Mahabaleshwar projects, sound and light show at Daulatabad sub project, destination of development of marine park at Mumbai, rural tourism development at Chandrapur, rural tourism development at Chandrapur again. These are the some of the projects, and rural tourism projects at Malegaon, even the festivals at Aurangabad, Ellora, Elephanta Festival, Kalidas Festival, Govinda Festival. We are concerned about the tourism development at Maharashtra, no doubt about that. These are the some of them, but otherwise also a project at Coastal Circuit for 82 crore has also been sanctioned for tourism development at Maharashtra. Thank you, Shrimati Rajni Patil. आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि सर हमारे देश में इतनी विविधता है कि पर्यटन को अगर हम हमारी मूलभूत सुविधाओं के साथ जोड़ दें तो बहुत बड़ा रोजगार उपलब्ध होने वाला एक क्षेत्र है। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में बहुत हजारों सालों से आयुर्वेद की एक प्रणाली चलते आई हुए हैं और उस उपचार पद्धति से जिनके माध्यम से पूरे हम यूरोप को सहित हम बाकी के सब देशों को आकर्षित कर सकते हैं और जिसके माध्यम से हम बहुत बड़ा रोजगार भी उपलब्ध कर सकते हैं। Question? हुनर से रोजगार के माध्यम से क्या मंत्री जी सोच रहे हैं कि आयुर्वेदिक पर्यटन या आयुर्वेद के माध्यम से हम पर्यटन कर सकते हैं जिसके माध्यम से बाहर देश के लोग यहाँ आ सकते हैं और बहुत बड़ा उनको रोजगार मिल सकता है। सांसद जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस विषय को उन्होंने उठाया है, जहां विश्व में पर्यटन की ग्रोथ 4.63% रही है, भारत के अंदर यह प्रगति 10.6% रही है और पिछले एक महीने में 15.6% रही है। और जिस विशेष प्रश्न को माननीय सांसद ने उठाया, मुझे खुशी है ये बताते हुए कि मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म, इसकी प्रगति पिछले 2 सालों में 23% व 25% रही है, जिसके उत्साह से आज भारत सरकार ने एक प्रयास के तहत मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म बोर्ड की स्थापना की है, जिसमें आयुष और वेलनेस टूरिज्म को एक बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। अभी इन्हीं सभी संस्थानों को स्टैंडर्डाइज कर वेब पोर्टल पर डालकर कि हमारे देश में रेगुलराइज कर और NABH जैसी संस्थाओं से स्टैंडर्डाइज कर ताकि बाहर से आने वाला कोई भी पर्यटक, विदेशी पर्यटक किसी तरह ठगा ना जाए। वहां काम करने वाले कार्यकर्ताओं को, वहां काम करने वालों को हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के माध्यम से, हुनर से रोजगार के माध्यम से, मैं बता दूं जिन कार्यकर्ताओं को हम 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन का प्रोग्राम करते हैं, हम उन्हें ताकि वो काम से हटे तो उनकी नौकरी ना जाए, उनकी आमदनी भी कम ना हो, उनसे करीबन 300 रुपए प्रतिदिन उनको भत्ता भी देते हैं ताकि जब वो काम से इस ट्रेनिंग के अंदर आए तो उनकी रोजगार का साधन भी खत्म ना हो। वेलनेस टूरिज्म हमारे देश का भविष्य है, इस तरह भारत सरकार चिंतित है। श्री अनिल देसाई। Sir, it is observed that direct employment generated due to tourism, the large segment of it falls under unorganized sector, and even indirect contribution of tourism in employment, that is also mostly it is of a seasonal employment.
Sir, may I know through you, sir, from the Honorable Minister, whether the Union Government, under the Central Finance Assistance, which provides financial assistance for projects including fairs, festivals, and tourism-related events, CFA, can it widen its scope and provide assistance to the state governments in strengthening tourism sector by offering nature of job be made permanent nature, and even where the unorganized sector is replaced by permanency, job of permanent nature, which is specified in the earlier answer, that so many management institutes are there scattered all over country, especially in Maharashtra, where unemployment is it's a main subject to be addressed, and even indirectly also, where these people are deprived of all other facilities. If the permanency nature of employment comes, that will help. Is it on cards? Well, the concern of the honorable member is justified that a lot of people are working in an unorganized sector, and how can we take them in the mainstream of the tourism development in the country? Yes, we have taken unorganized sector into this stream also. Both are schemes of central financial assistance and marketing development assistance. Generally, we provide through organized sector, but we are open for this for the unorganized sector also. Like we have taken projects for the pandas, for the the boats operators which has been operating at their places, the rickshaw pullers also have been trained in this matter, and they have been given certificates in that matter. They doesn't come into the organized sector, but definitely it is a matter of concern that how can we take this large sector of unorganized sector into ambit of our tourism development. That's equally important. Thank you. Shri Rapallo. Respected Chairman, India is the land of great civilizations, heritage, extraordinary architecture, besides being the wellness and the medical tourism and pilgrim tourism location. Monument protected is the place for the attraction of the tourism. And with our arrangement to train the curators and the dependent workers through the proper architectural measures, we are failing in protecting our own monuments, which are depriving the large flow of the tourists throughout the country at several places. What's the I question? would like to know from the Union Minister, due to the paucity of funds to their ministry, they are not able to evolve a program to train the curators and the dependent workers. Are you going to evolve a program in ITIs and other lower vocational training programs to protect the monuments through the scientific architectural measures? Thank you, sir. Sir, it is true that lot of number of monuments which are not under protection of our agency, Archaeological Survey of India, only 3,082 monuments are under ASI, and out of which 116 are the ticketed monuments. Well, it is true that resources we have to divide accordingly in that matter, and it is true that resources, even to include more number of monuments under this category, is in waiting, because that number goes in lakhs, and we have been able to do it only for about 3,000 odd monuments. For that, we have sufficient funds for that purpose, sufficient manpower. Sometimes it is difficult. It is the real concern of the honorable member that we don't get trained manpower, especially to conserve those monuments and all those things. But our concern is that, and we are trying to fill up all those vacancies or shortcomings through either ITIs or through other measures. Definitely there is a shortcoming of trained manpower for conservation of these monuments. Thank you. Question 292. Question 292, sir. Near at the table of the House. Sir, this is more important question regarding pollution and emission. इस देश में आप हाल देखिए, दिल्ली का बड़ा बड़ा जो शहर है, उसका जो पोल्यूशन है, उसका जो टोटली एक सिटी का हालत सिर्फ ये व्हीकल से, जो हमारा कमर्शियल व्हीकल बोलिए, प्राइवेट व्हीकल बोलिए, उससे इसका ये सब शहर का हाल बहुत खराब है. इसलिए नेक्स्ट जनरेशन इज इलेक्ट्रिकल मोटर्स.
आप इसका ग्लोबल जो अभी वार्मिंग का और जो पोल्यूशन का, इसमें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अभी लोग की इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन था गवर्नमेंट को कि आपका जो फिगर है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप कमर्शियल और प्राइवेट या स्कूटर्स, सबसे ज्यादा तो उधर उसमें स्कूटर्स ज्यादा है, 2 व्हीलर्स का, तो 4 व्हीलर जो ज्यादा से ज्यादा चलता है उसको आप इलेक्ट्रिक कन्वर्शन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी नया नया आ गया हाइब्रिड का, उस पे गवर्नमेंट ने क्या? थैंक यू सर। आपके माध्यम से आई वुड लाइक टू रिप्लाई टू माय ऑनरेबल कोलीग that while there is no specific proposal to make all passenger and commercial vehicles in the country powered electrically by 2030, it is definitely a huge concern given the global warming and all that which is plaguing the planet Earth. It is very important that we actually move from fuel empowered vehicles to electric powered vehicles. I would like to tell you that the National Mission on Electric Mobility, that is NMEM, launched by the Department of Heavy Industries in 2012, has targeted has a specific target of electric and hybrid vehicles by 2020. Now, apart from that, a separate scheme which is called the FAME, that is also effective till the 31st of March 2017, and we do have a goal in front of us. If I can give you the specific target, the specific numbers actually, the battery electric vehicles which we call the BEV is 3 to 5 million. That is 2 wheelers. Other battery electric vehicles about 0.2 to 0.4 million, and hybrid vehicles, the specific thing that I asked, 4 wheelers, the target is 1.3 to 1.4 million. That is approximately, we are looking at about 5 to 7 million vehicles being hybrid and electric operated by 2020. That is the goal, and we are modifying the scheme for transport sector. Right now the phase 1 is running. I just wanted to give a specific answer, sir. Phase 1 is in place, in which the smart cities are being taken into consideration. Major metro agglomerations like Delhi NCR, Greater Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Ahmedabad are taken into consideration, and all state capitals and cities with a population of more than 1 million, they are under phase 1, and the phase 2, we are modifying the scheme, and public transport will be main focus, like buses, autos, etc., the specific thing that he asked, in the next phase, as I am saying, phase 2. Thank you. Second question. So my second question, sir, world में, particularly Europe में, जो 2030 में, most of the country, including Germany, they are going to totally जो electrical and hybrid vehicles, even commercial and इसमें, इसके लिए जो इंडिया में ज्यादा नहीं बिक रहे, उसमें कारण एक है सर, आप 2 स्टेट देख के आपका रिपोर्ट के महाराष्ट्र में ज्यादा है और गुजरात में ज्यादा है, क्योंकि उधर ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी ये व्हीकल को दे रहे, क्योंकि पहले से प्लान किया, आगे 20 साल का जो पोल्यूशन का प्लान अभी करना पड़ता, लास्ट मोमेंट तो जब भी दिल्ली में हो गए 1 नंबर का, प्लीज सर, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सर, 1 नंबर का गाड़ी आज करो, दूसरा दिन दूसरा इवन का गाड़ी का नंबर, इससे एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसलिए मेरा क्वेश्चन है सर, वेदर जो प्रोडक्शन हो रहे इंडिया में, उसका गाड़ी ज्यादा नहीं बिक रहे, क्योंकि प्राइस इतना है, तो गवर्नमेंट ने ज्यादा इसको सब्सिडी दे के इसका सपोर्ट करने का कोई इरादा है क्या? सर, आपके माध्यम से मैं ऑनरेबल कॉलीग को बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपने क्वेश्चन में ही ज़्यादा आंसर्स दे दिया, शायद उनको मालूम था कि अभी 1 मिनट बाकी है, तो मेरे पास बहुत सारे इसके जवाब है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है कि वी आर मॉडिफाइंग फेज 2, और इसमें इंसेंटिव जो है ना, सी द डिमांड इंसेंटिव बेनिफिट विल बी पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर अपफ्रंट एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एक्सीवी इटसेल्फ बाय वे ऑफ पेइंग रिड्यूस्ड प्राइस। जिस प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो बाजार हमने देखा है, देखिए सप्लाई जो है, जो बनाते हैं वो डिमांड के हिसाब से ही देते हैं, तो जिस प्रदेश में हमने डिमांड देखा है
ऑब्वियसली वहाँ पे पुशिंग जो है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश करने की जो बात है, प्रोत्साहन देने की जो बात है, वो ऑब्वियसली आंकड़ों के हिसाब से आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो मेन कंसर्न है, यानी कि नॉट ओनली अबाउट प्राइवेट व्हीकल्स बट पब्लिक व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का जो मेन एम है, हमने बहुत ही गंभीरता से इस विषय को लिया है। ग्लोबल वार्मिंग में जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने पेरिस समिट में जो बातें कही है, फेज 2 में हम इसी को आगे रख के और भी अच्छे तरीके से लोगों को प्रोत्साहित करके और इंसेंटिव्स देके। Question are over. House adjourned till 2 p.m. चलो, थैंक यू। सर ठीक है ना सर?